नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे वक्त हो चला है सीधी बात का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। पश्चिम एशिया में संकट गहराता जा रहा है। कच्चे तेल की कीमतें उछाल मार रही हैं और इस बीच भारत में सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए ऐलान किया है एक्साइज ड्यूटी में कटौती का। लेकिन सवाल ये, सरकार क्योंकि ये कह रही है कि हमने तो राहत दी है एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर, लेकिन सवाल यहां पर यह आकर उठ जाता है कि राहत किसे मिली है? जनता को राहत मिली है या फिर तेल कंपनियों को ये राहत मिली है? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि ये करदाताओं की ही जेब का पैसा है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि पश्चिम एशिया में संकट है, पश्चिम एशिया में बमबारी हो रही है, युद्ध हो रहा है, तो दूसरी तरफ सियासत यहां भारत में तेज होती जा रही है। पड़ेगा इससे पहले कोविड हो या हो, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी तुरंत इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, जिससे जनता के ऊपर बोझ ना लगे और जनता के ऊपर ये कष्ट भी ना हो, किल्लत ना हो पेट्रोल और डीजल का और एलपीजी का। इस कारण अभी क्योंकि विदेश में मार्केट में दाम बढ़ रही है क्रूड का, उसके कारण पेट्रोल और डीजल का, एटीएफ का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये चाहा कि कंज्यूमर का प्राइस बढ़ना नहीं है। उसके कारण हम निर्णय लिए हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सपोर्ट दें और जिससे वो ज्यादा दाम में खरीदने वाली चीजों को सरकार उनको मदद करेगी, मगर जनता के ऊपर रेट बढ़ाना नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो पूरे जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इतना विपद काल में, जबकि एक क्षेत्र में युद्ध चल रहा है जहां से हमारा गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सारे आते हैं, फिर भी ऐसे समय में इतना बड़ा कदम उठाना ये कोई मामूली कदम नहीं है। क्योंकि हमारे आम भारतीय लोगों को अपने जिंदगी में तकलीफ ना हो, इसका सोच प्रधानमंत्री जी ने आज दिखाया है। मैं सबसे पहले देशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने जब भी देश में कभी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आता है, सही समय में सही निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री जी के ख्याति है। कटौती की गई है, लेकिन प्राइसेस तो बहुत बढ़े हुए हैं, महंगाई बढ़ी हुई है। और इस कटौती का क्या फायदा जब मिल ही नहीं रहा है, तो उस पर कटौती का क्या फायदा? देखिए, मैंने हरदीप सिंह पुरी साहब का बयान देखा था। सरकार के पास भी जो राजस्व आता है वो लोगों की जेब से ही तो आता है। जो लोग टैक्स देते हैं उसी से ही तो सरकार का राजस्व आता है। तो अगर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है तो कोई सरकार अपनी जेब से पैसा थोड़ी दे रही है। हरदीप सिंह पुरी जी का बयान तो ऐसा है जैसे कि वो अपनी जेब से निकाल के पैसा दे रहे हों। क्या मेरे और आपके लिए कम किया? क्या अभी मैं और आप अगर यहां से निकल के अपनी गाड़ी लेके पेट्रोल भराने जाएंगे तो क्या कम पैसे देंगे? हम तो उतने ही देंगे ना जितने दे रहे थे। तो ये एहसान किस पर लाद रहे हैं साहब? हमने कम कर दिया। ये स्पेशल एडिशनल एक्साइज कहलाती है, मतलब ही अनावश्यक है। ये अनावश्यक एक्साइज जो आपने हम पर लगाई थी वो आप ऑयल मार्केटिंग कंपनी से कम कर रहे हो, हम पर नहीं कम कर रहे हो। हम तो उतना ही देंगे जितना दे रहे थे। आपने पिछले 11.5 सालों में 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। आपने पिछले 11.5 सालों में हर साल हर दिन 982 करोड़ कमाया है एक्साइज ड्यूटी से, और आप चले हम पर एहसान लादने। तो फ्यूल संकट की खबरों पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। विपक्ष कह रहा है ये करदाताओं की जेब का ही तो पैसा है। दूसरी तरफ जिस तरीके से सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है उसकी टाइमिंग को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव है, चुनावी बिगुल भी बच चुका है। ऐसे में विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि सरकार ने जनता को लॉलीपॉप देने का काम किया है एक्साइज ड्यूटी घटाकर,
और क्योंकि आगे आने वाले वक्त में चुनाव है, इसीलिए ये चुनावी वादा या फिर ये कहिए कि एक चुनावी दाव जो है वो यहाँ पर सरकार ने चल दिया। लेकिन क्या सच में ऐसा है? इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। उधर आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। तो इन तमाम मुद्दों पर आज होने वाली है सीधी बात, लेकिन उससे पहले कई सुलगते सवाल जो एक एक कर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी में कटौती जनता के लिए राहत या तेल कंपनियों के घाटे को कवर करने का एक बैकडोर मैकेनिज्म है, इसको डीपली हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा, पश्चिम एशिया संकट का हवाला और फैसला आर्थिक मजबूरी है या चुनावी टाइमिंग का सटीक इस्तेमाल, जिसका जिक्र हम अभी कर रहे थे, विपक्ष आरोप लगा रहा है। तीसरा, सरकार कहती है राहत दी, विपक्ष कहता है करदाताओं का पैसा लौटाया। सच क्या है, हकीकत क्या है? इकोनॉमिस्ट भी हमारे साथ आज पैनल में जुड़ेंगे जो इन तमाम दावों को कि इसमें कितनी सच्चाई है ये बताएंगे। अगर ग्लोबल ऑयल प्राइस बढ़ने पर टैक्स घटाया जा सकता है तो जब कीमतें कम थी तब टैक्स क्यों नहीं घटाया गया, ये भी एक सवाल यहां बन जाता है। पांचवा, लॉकडाउन और फ्यूल शॉर्टेज की अफवाह, सिस्टम की नाकामी या जानबूझकर फैलाई गई पैनिक स्ट्रैटेजी जो ग्राउंड पर देखने को मिल रही है। तो ये वो तमाम सुलगते सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। कई खास मेहमान हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे, इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे दावे वादे इन सब में कितनी सच्चाई है, सच किसके करीब है, कितना करीब है, इन तमाम बातों को जानने समझने की होगी कोशिश। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे, एक एक कर उनका परिचय भी हम आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तपोष पाल जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर राम पांडे प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। राजलक्ष्मी जी अर्थशास्त्री के तौर पर कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर जाएंगी। मृगेंद्र चौधरी जी भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। टीवी स्क्रीन पर आप इन सभी मेहमानों को देख रहे हैं और जल्द ही राजलक्ष्मी जी हमें ज्वाइन कर जाएंगी। तपोष पाल जी के साथ शुरुआत करते हुए, तपोष पाल जी, सरकार एक्साइज ड्यूटी घटाकर ये कह रही है कि हमने जनता को राहत दी है, बड़ी राहत दी है, लेकिन ये राहत कहां पर है, किस तरीके से है, जरा ये बात जरा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि विपक्ष तो ये कह रहा है कि ये तो करदाताओं का ही पैसा है। सवाल यहाँ ये भी बन रहा है कि ये जनता को वाकई में राहत मिली है या फिर सिर्फ तेल कंपनियों को राहत मिली है। देखिए, सर्वप्रथम तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा है, नवरात्र का अंतिम दिन है। आप सभी लोगों को माँ दुर्गा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। रामनवमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। देखिए, आज बहुत ही ये जैसे आपने देखा है कि उस समय किरण रिजिजू जी कह रहे थे कि ये कदम उठाना कोई साधारण बात नहीं है। मतलब कांग्रेस जो माहौल तैयार कर रही थी कि रेट बढ़ने वाला है और उसके बाद कियोस्क भी क्रिएट कर रही थी और फिर कह रही थी कि यहाँ पे पेट्रोल खत्म हो गया, डीजल खत्म हो गया, केरोसिन खत्म हो गया, एलपीजी खत्म हो गया, दुनिया भर के जितने ऊर्जा स्रोत है सारे खत्म हो गए कांग्रेस के हिसाब से, और भारत के पास कुछ नहीं है। और जिस तरीके के उल्टे बयानबाजी कर रहे थे वो उनको बहुत बड़ी चोट पहुंची है। कोई भी प्रधानमंत्री पूरे विश्व में इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम करे अपने देशवासियों के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया, इसीलिए वो नंबर 1 लीडर हैं। और उनका जो रेटिंग भी आया है वो 68% नंबर 1 लीडर हैं, और उनके नीचे जो है 62 में 2 लोग हैं, लेकिन उनका रेटिंग नंबर 1 पे है। तो देखिए, ये एक मतलब एक एक्सपीरियंस की बात होती है कि किस तरीके से विपरीत परिस्थिति में भी अपनी जनता के लिए सहूलियत प्रदान करें, अपने तेल कंपनियों के लिए सहूलियत प्रदान करें, और जिससे कि दोनों लोग कंफर्टेबल रहें। आपका जो प्रश्न था कि सही में तेल कम होने जा रहा है, क्या कम होने जा रहा है? करीब करीब 10 रुपए प्रति लीटर के आसपास कम होने की पूरी संभावना है, जिस तरीके के मैकेनिज्म को अप्लाई किया गया है। तो और इसमें तेल कंपनियों को भी बहुत फायदा होगा, तो दोनों के तरफ से फायदा होगा। और उसके बाद फिर नहीं, ये जो फायदा आप कह रहे हैं जरा इसे जनता को और क्लियर शब्दों में समझा दीजिए, क्योंकि सवाल तो ये उठ रहा है कि इससे तेल कंपनियों को जो इस दौरान घाटा हुआ, इस पैसे से ये जो एक्साइज ड्यूटी घटी है इससे तेल कंपनियां अपनी भरपाई करेंगी। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में हम ये भी देखेंगे कि पेट्रोल डीजल के दामों में भी कटौती की जाएगी, कि 10-10 रुपए सस्ता हो जाएगा? हाँ, करीब
अभी शुरुआती तौर पे जो चीज़ें सामने आई हैं, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। शुरुआती तौर पे जो चीज़ें अभी सामने आई हैं उसके हिसाब से जो कम होगा वो करीब 10 रुपये के आसपास की जो संभावनाएं बन रही हैं, और 8 रुपये तक डीजल, मतलब 10 रुपये पेट्रोल और 8 रुपये डीजल, इतने जो कॉमन मैन है, जैसे हम और आप पेट्रोल भराते हैं, तो उसमें ये चीज़ सस्ता होने की पूरी संभावना है। जल्दी आ जाएगा, इसका मार्केट में ही इसका रुझान आपको देखने लगेगा। और ये जो ओवरऑल एक क्राइसिस क्रिएट हो रहा था, उस क्राइसिस में ये बहुत बड़ा राहत का काम करेगा, और बहुत ही निर्णायक भूमिका में प्रधानमंत्री जी, और उन्होंने ये बताया कि देखिए जब प्रधानमंत्री मोदी जी इस तरीके के निर्णय लेते हैं तो भारत कितना ज़्यादा स्ट्रांग फील करता है और कितना ज़्यादा अपने आप में वो सुदृढ़ है। जी, तो भारत स्ट्रांग फील करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े निर्णय लिए हैं, तपोष पाल जी कह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर राम पांडे जी के अभी भी आपके सवाल, यानी कि कांग्रेस के सवाल वहीं के वहीं हैं, बरकरार है, क्योंकि राम पांडे जी ने दिलासा भी दिया है। वो ये भी कह रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटी अभी घटी है, तेल कंपनियों को जो नुकसान हुआ उसकी तो भरपाई होगी, इसलिए के साथ ही आगे आने वाले दिनों में दाम भी कम हम कर देंगे, उससे जनता को और फायदा होगा। उम्मीद नहीं थी कि रामनवमी के दिन पर भी भारतीय जनता पार्टी जनता की आंखों में धूल झोंकेगी। रामनवमी पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार ने 60 रुपए घरेलू गैस पर बढ़ाया था और 115 रुपए इंडस्ट्रियल गैस पर बढ़ाया था। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कहा, वैसे ही सिलेंडर 60 रुपए महंगा हो गया और इंडस्ट्रियल जो सिलेंडर था वो 115 रुपए महंगा हो गया। अभी नरेंद्र मोदी की सरकार कह रही है कि हमने 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। मैं आपकी डिबेट पर आने के पहले मैंने बात की, जो लोग पेट्रोल खरीदने गए, मैंने सर्च किया कि कल के रेट के और आज के रेट के और अभी के रेट में क्या अंतर है। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से अभी बोल रहा हूँ, तो मध्य प्रदेश में कल भी 108 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल था और आज भी 108 रुपए प्रति लीटर है, कोई अंतर नहीं आया है। अब ये कह रहे हैं कि जो कंपनियां हैं वो घाटे में जा रही थी, उनको फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। जब 2014 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो पेट्रोल पर 9% था एक्साइज ड्यूटी और डीजल पर 3-3.5% था। मोदी सरकार में उसको 33% कर दिया गया, मतलब 10 गुना एक्साइज ड्यूटी टैक्स बढ़ा दिया गया। तो 2014-15 से लगातार फायदा हो रहा है। पिछले साल के भी मैंने आंकड़े देखे तो जो कंपनियां हैं उन्हें 1 लाख करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष का फायदा हो रहा है। जब 10 गुना फायदा कंपनियों को हो रहा है तो ये फिर कंपनियां घाटे में कैसे जा रही हैं? ये कौन सा गणित है? और इसी सरकार ने कहा था कि एक देश एक टैक्स, इसको क्रूड ऑयल को, पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाएंगे, तो ये भी जनता के साथ धोखा दिया। जब आपने कहा था कि पेट्रोल डीजल और क्रूड ऑयल को जीएसटी में लाएंगे, जीएसटी अधिकतम 28% होता था, बाद में 6-7 साल बाद उसको 18% किया गया। आज देखिए 33% एवरेज वेट टैक्स है राज्यों का और 33% ही एक्साइज ड्यूटी है और 33-34% ही एक्स्ट्रा उसमें जोड़ दिया जाता है। तो जितने में क्रूड ऑयल आ रहा है उससे दुगने से ज्यादा भी ये जनता से टैक्स ले रहे हैं। और जब जनता से ये टैक्स बढ़ाते हैं तो पेट्रोल पंप पर महंगा हो जाता है, जब कम करते हैं तो कम नहीं होता है। मनमोहन सिंह जी की सरकार में $147 प्रति बैरल रेट था और हम 56 रुपए में डीजल दे रहे थे, 56 रुपए में, आप सोचिए। और जब मोदी सरकार में 70 रुपए हो जाता है, आधे से भी कम, तब ये 100 रुपए में देते हैं। तो फिर कंपनियों को घाटा कहां से हो गया? आखिर इन कंपनियों का पैसा जा कहां रहा है? क्या जानबूझकर इन कंपनियों को घाटे में बताया जा रहा है? क्योंकि ये सारी कंपनियां कांग्रेस सरकार में बनी, सारी रिफाइनरीज कांग्रेस सरकार में बनी। कांग्रेस सरकार में जितना आयात होता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो आयात भी बढ़ गया।
मतलब पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल का या एलपीजी का हम कहें, जो आयात होता था उस आयात को भी, मतलब एलपीजी का 16% इन्होंने इंपोर्ट बढ़ा दिया है और क्रूड ऑयल का 6%। जबकि 10 साल में इनको और रिसर्च करना थी कि हिंदुस्तान से ही क्रूड ऑयल मिले, हिंदुस्तान से ही पीएनजी, एलपीजी मिले, लेकिन उस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया गया है। तो जनता को लूटा जा रहा है, जनता को फायदा दिख नहीं रहा है। अभी 5 राज्यों में चुनाव हैं, चुनाव के बाद ये जो अभी जो रेट चल रहा है इसमें करीब 150 रुपए तक ये जनता को झेलना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्राथमिकता है पैसा बांटना पड़े, देश के लिए कुछ भी नुकसान होता रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए चुनाव पहले हैं। अब ये युद्ध की बात कर रहे हैं, भाई दुनिया में युद्ध चल रहा है और कहीं हम ये कहें कि जिन देशों को जो क्रूड ऑयल बेचते हैं या एलपीजी जो बेचते हैं, यदि वो बेचेंगे नहीं तो फिर उनका युद्ध कैसे चलेगा? तो बेचना भी उनकी मजबूरी है, क्योंकि हमारे तो जो देश क्या आप की ये नीति कह रहे हैं कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी स्टंट है जो सरकार की तरफ से किया गया है? जब आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने एक तरह से गोलमोल सब कुछ करने का काम किया है जिनकी जनता को घुमाया जा सके, सारी चीजें आप जिस तरीके से गिना रहे, तो क्या ये सिर्फ चुनावी स्टंट है या जनता के हाथ में दिया गया एक लॉलीपॉप है? मैं आपके दर्शकों से निवेदन करता हूं कि वो स्वयं पता करें कि कल किस रेट में उनको पेट्रोल मिल रहा था और आज किस रेट में पेट्रोल मिल रहा है। जब मोदी सरकार ने कहा एक देश एक टैक्स, तो दिल्ली और मुंबई के रेट में 10 रुपए का अंतर क्यों आ रहा है? तो ये जो सरकार है सरासर आंखों में धूल झोंक रही है, जनता को कह रही है हमने 10 रुपए कम कर दिए, और जनता जब पेट्रोल पंप पर पहुंचती है तो 10 रुपए कम कर तो राज्यों के टैक्स की वजह से अलग अलग अंतर आता है ना राम पंडित जी, जो राज्य है उनकी वजह से टैक्स की वजह से अलग अलग अंतर आता है। हिमाचल में इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है और वहां पे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। टीएमसी जो है, जो कि सर्वदलीय बैठक में नहीं आई, वो अपने यहाँ रेट हाई कर रही है। तो देखिए दिक्कत इसी चीज की है कि स्टेट जो है, जो कांग्रेस शासित स्टेट है, वो अपने टैक्सेस बढ़ा के ये दिखाने की कोशिश करें कि सबसे महंगा मध्य प्रदेश राजस्थान में है, सबसे महंगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने टैक्स घटा के आम जनता को राहत देने का काम किया है। देखिए दिक्कत इस बात की है कि कांग्रेस जितना चाह ले सस्ता जनता को क्यों नहीं मिल रहा है, डिरेल करने की कोशिश कर रही है, और डिरेल करने के चलते ये देश विरोधी एक्टिविटीज में ये इस तरीके से काम करते हैं कि क्या बताए। देखिए अमेरिका भारत को गैस दे रहा है, रूस भारत को तेल दे रहा है, ईरान भारत के जहाज को रास्ता दे रहा है। ये तीनों ही कंट्री आपस में लड़ाई कर रही है, लेकिन भारत सबके साथ खड़ा है सिर्फ और सिर्फ भारतवासियों के लिए और भारत की देश हित के लिए और राष्ट्र हित के लिए। और ये मल्टी अलाइनमेंट डिप्लोमेसी ये पहले कभी नहीं देखी गई। वही बात आ जाती है जो आप कह रहे हैं कि हम तो जनता के साथ हैं, और ये कांग्रेस जो है ये मिथक प्रचार करके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करती। यही खेड़ा है जो कुछ दिनों पहले ये कह रहा था कि ईरान से जो 2 जहाजें आ रहे हैं वो कहीं और जा रही हैं, ये यहाँ नहीं आ रहे। इनको बताया क्या किसी ने कि खेड़ा को फोन करके कि नहीं हम यहाँ नहीं आ रहे? भ्रामक प्रचार कर रही है कांग्रेस, जिस तरीके का काम कर रही है। कैरोसिन कहां से कम हो गया, स्पिरिट कहां से कम हो गया, यहाँ पे सारे जितने लिक्विड है सारे कम हो गए क्या फालतू के। और ये पाकिस्तान में इस समय 2 दिन का जितनी नेबरिंग कंट्रीज में सबका बता दूं, 4 दिन स्कूल कॉलेजेस बंद है। 2 व्हीलर को 2 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, 4 व्हीलर को 10 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। और उसके ये पंजाबी वाले वीडियो पाकिस्तान के निकाल के ये यहाँ पे पॉपुलेट कर रहे हैं और यहाँ के जनता को भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए साफ तौर पे मैं बता दूं, जिस तरीके से एस जयशंकर जी ने भी अभी ये कहा है कि इंडिया इज नॉट अ ब्रोकर, इंडिया जो है पाकिस्तान जैसे कोई ब्रोकर नहीं है और इंडिया समाधान देता है, कोई कमीशन नहीं लेता है इसके लिए। और इंडिया ने और प्रधानमंत्री जी का अगर आप भाषण देखिए तो उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि हम जल्द से जल्द ये चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में शांति हो और युद्ध बंद करके बातचीत से रास्ता निकालें। तो हमारा तो मैसेज साफ है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे पास एनर्जी सरप्लस है, हमारे पास पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है, ये साफ तौर पे कहा गया है। और हमारे ज्यादातर जो निर्भरता है, पहले डीजल पे जो है रेलवे लाइंस चलते थे, अब इलेक्ट्रिफिकेशन करने से हमारी इलेक्ट्रिक ऊर्जा, और इलेक्ट्रिक ऊर्जा बनती किससे है? कोल से बनती है।
और हाइड्रोजन इससे पानी से बनती है, तो हाइड्रो पावर और कोल पावर इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और आने वाले समय में जो गर्मी आ रही है उसमें जो जितने भी एक्सेस ठीक है, अभी तपोष पाल जी, अब कितनी भी आप चीजें गिना लीजिए, राम पांडे जी उस पर प्रहार कर रहे हैं। और असलियत क्या है, चूंकि अभी जो इकोनॉमिस्ट हैं हमारे पैनल में, वो असलियत को भांपने के लिए किसी टेक्निकल एरर की वजह से भी जुड़ नहीं पाए हैं। जब वो जुड़ेंगे तो असलियत सारी वो सामने रख देंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि वाकई में ये किस तरीके का कदम है। ठीक है, मृगेंद्र चौधरी के पास भी चलते हैं जरा, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मृगेंद्र चौधरी जी, एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, किस तरीके से आप इस फैसले को देखते हैं? क्या वाकई में इकोनॉमिकली ये एक बेहतर कदम है जो इकोनॉमिकली देश की इकोनॉमी को देखते हुए, जनता की राहत को देखते हुए उठाया गया है, या फिर इसके पीछे वाकई में एक पॉलिटिकल टाइमिंग है जो सवाल उठ रहे हैं वो हकीकत है? देखिए, चाहे इलेक्शन हो या ना हो, ठीक है, सरकार की जिम्मेवारी रहती है कि भी वो जब भी देश के ऊपर संकट आए तो जनता तक उस संकट को कम से कम मिनिमाइज कर दिया जाए। जनता के ऊपर वो संकट नहीं जाना चाहिए जब तक सरकार उस चीज को कर सकती है। अब भारत की जो समस्या है वो एक अभी टैक्टिकल है, वो लॉन्ग टर्म की समस्या नहीं है। टैक्टिकल कैसे है कि भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने ऑयल आयात को डाइवर्सिफाई नहीं किया, जिसका उसको नुकसान थोड़ा सा उठाना पड़ रहा है। अब हम जो है ऑयल रशिया से भी लेते हैं, हम वेनेजुएला से भी ले सकते हैं, रशिया से तो हम ले ही रहे हैं, उसमें हमारा जो प्रतिशत है वो 40% से घट करके 18-20 के आसपास आ गया है अभी, क्योंकि अमेरिका का दबाव रहा है पीछे। हम जो तेल है इराक और सऊदी अरेबिया, कुवैत और यूएई से लेते हैं। अब समस्या क्या है कि वो हमें तेल तो देना चाहते हैं, पर जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वहां पर जो है युद्ध की वजह से जो है आवाजाही वाहनों की जो रुकी हुई है उस वजह से तेल हमारे पास नहीं आ रहा है। तो या तो हम अपने जो सप्लायर है उनको चेंज कर दें या फिर हम अपने रूट चेंज करें। तो भारत ने सप्लायर भी चेंज करने की कोशिश करी और अपने रूट भी चेंज करने की कोशिश करी है, पर दिक्कत ये है कि जो नए रूट चेंज हो रहे हैं उसमें जो तेल पहुंचता है वो 35 से 40 दिनों में पहुंचता है भारत के पास। तो इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि भारत में अभी सरकार ने जैसे डिक्लेयर किया कि 74 दिन का हमारे पास जो है रिजर्व बचा हुआ है, यानी 74 दिन तक हमारे प्रदेश में तेल की कोई समस्या नहीं आने वाली है। और अभी रूस से जो है अप्रैल में खेप आने वाली है 70 जो है मिलियन बैरल की, 60 मिलियन बैरल की, ठीक है। 8 मिलियन बैरल जो है अमेरिका से आने वाला है। तो टोटल मिलाकर के तेल हमारे पास आ जाएगा। और इन बिटवीन जो अदर रूट्स हैं, जैसे कि जो ईस्टर्न रशिया से लेकर के हमारे ईस्टर्न इंडिया के नीचे तक से आता है, वो भी वहां से भी अब जो है उसको चालू करने की जो है तैयारी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये समस्या वैश्विक स्तर पर है तो बहुत बड़ी है, पर भारत ने इसको अपनी सूझ और बूझ से थोड़ा सा इसको डील कर लिया है। और क्योंकि हमारे पास 74 दिन का जो स्टॉक अभी अवेलेबल है, उसकी वजह से एकदम से हमारे ऊपर जो है इसका एकदम से ज्यादा बहुत प्रभाव नहीं आने वाला है। और इन बिटवीन हम जो है सप्लाई जो है अपनी चेंज कर रहे हैं, और साथ में अपने रूट चेंज होने की वजह से महीने 1.5 महीने में ये जो गैप आया हुआ है ना, उसको डील कर लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो गवर्नमेंट का फैसला है ना, ये बहुत अच्छा टैक्टिकल, मैं बोलूंगा स्ट्रेटेजिक था, और ये लेना ही था। इसमें कोई अगर देखा जाए इलेक्शन की तो बात ही, अगर इलेक्शन ना भी होते तब भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। देखिए, पैसा तो जनता की जेब से ही आता है, चाहे वो टैक्स के थ्रू आए या किसी प्रकार से आए, परंतु एक जनता का जो विश्वास होता है ना, जब पैनिक सिचुएशन हो वर्ल्ड के अंदर और सरकार कुछ कदम उठाए जनता का विश्वास जीतने के लिए, जनता को साथ रखने के लिए, उससे जनता का विश्वास बढ़ता है और सरकार में भी कॉन्फिडेंस आता है ताकि वो समस्या का समाधान कर ले। तो कहीं ना कहीं चाहे इलेक्शन ना भी होते तो ये जो कदम लिया गया है ये बहुत उत्तम कदम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अगर ये तेल की समस्या हमारे कंट्री की वजह से होती है, यानी कि मतलब हमारी जो इन हाउस सप्लाई की वजह से होती है, तो हम मानते हैं सरकार निकम्मी है। सबको पता है कि वैश्विक स्तर पर जो है समस्या आउटबॉर्न है, बाहर से है, जिससे हमारा टोटल कंट्रोल नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, इसको डील ही कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का बड़ा उत्तम फैसला है, बट सरकार को जैसे कि देखा गया है अपनी ही सप्लाई रूट को प्रॉपरली चेंज करना पड़ेगा, और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टॉक बिल्कुल बीच में खत्म ना हो, स्टॉक बना रहे। क्योंकि अगर 1 महीने बाद सप्लाई में कमी आ गई ना, फिर समस्या बहुत बढ़ जाएगी। फिर आप चाहे टैक्स भी हटा लेना, जो मर्जी कर लेना,
समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी और वो हाथ से जो है बाहर निकल ठीक जाएंगी। है, यानी कि तो अभी पहले जो सरकार फैसला लिया गया है वो बेहतर फैसला है, जो जनता का विश्वास जीतने के लिए लिया गया है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि चुनाव हो चाहे ना हो, अभी के लिए बेहतर फैसला है। चलिए, सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहे इसी तरीके से, और ये कितना बेहतर फैसला है, किस हद तक ये जनता को राहत पहुंचाएगा, ब्रेक के उस पार हमारे साथ इकोनॉमिस्ट भी जुड़ेंगे जिनके साथ हम डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो फैसला लिया गया है एक्साइज ड्यूटी घटाने का, ये किस हद तक और कितना राहत पहुंचाएगा, जनता के लिए कितना राहत वाला है। विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, क्या वो लाजमी है भी या नहीं, तमाम बातों पर होगी चर्चा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। तो सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, जिसकी वजह से पेट्रोल पर 10 रुपए जहां कम हुई एक्साइज ड्यूटी, तो डीजल पर अब 0 हो गई है। ऐसे में विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये जो फैसला लिया गया है चुनावी टाइमिंग को देखते हुए फैसला लिया गया है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव है। इसके साथ ही विपक्ष भी कह रहा है कि ये करदाताओं का ही तो पैसा है जो सरकार घटाने की बात कर रही है एक्साइज ड्यूटी के रूप में। दूसरा, क्या ये वाकई में एक बेहतर कदम है, जनता को राहत क्या वाकई में मिलेगी तो किस तरीके से मिलेगी, कितनी मिलेगी, क्योंकि संकट बेशक पश्चिम एशिया में हो लेकिन उसका सीधा असर भारत में भी देखने को मिल रहा है, न सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि इसके साथ साथ भी सियासत भी उतनी ही हाई हो चुकी है। कई मेहमान हमारे साथ हैं। तपोष पाल जी हैं बीजेपी की तरफ से, डॉक्टर राम पांडे कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, राजलक्ष्मी जी अर्थशास्त्री के तौर पर हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं, मृगेंद्र चौधरी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। सबसे पहले राजलक्ष्मी जी के साथ अब ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हुए, राजलक्ष्मी जी सबसे पहले तो प्लीज ये क्लियर कर दीजिए कि ये जो एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, क्या इससे जनता को सीधे तौर पर राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर इससे इन बीते दिनों तेल कंपनियों को जो नुकसान हुआ कच्चे तेल की कीमतों में उछाल की वजह से सिर्फ उनकी ही भरपाई होगी? देखिए, ना तो इससे, आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं। हेलो, हाँ जी सुन पा रहे हैं। हाँ, ना तो इससे जनता को राहत मिलेगी, ना तो तेल कंपनियों को अभी तक जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो पाएगी। ओके। जनता को एक्साइज ड्यूटी के कट से जनता को पेट्रोल और डीजल कम कीमत पे नहीं मिल रहे हैं। उनको पेट्रोल और डीजल में जो दाम बढ़ने की आशंका थी उससे कुछ समय के लिए राहत मिल रही है कि पेट्रोल कंपनियों से ये आशा की जाएगी कि वो दाम नहीं बढ़ाए। फिर भी एक कंपनी नायरा ने तो दाम कीमतें बढ़ा ही दी हैं। जब एक बार कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, यानी लागत बढ़ जाने के कारण कीमतें बढ़ती हैं, तो उसको रोका नहीं जा सकता है, वो तो कीमतें बढ़ेंगी ही। जब पश्चिम एशिया में जो व्यवधान आया है, जो डिस्टरबेंस आया है, उससे भारत ही नहीं दुनिया के सभी देशों में तेल आने और जाने का, ना सिर्फ तेल बाकी चीजों में भी प्रॉब्लम हो रहे हैं। उनका रास्ता पहले से लंबा हो गया, मुझ से नहीं आ सकते, जहां से अभी तक आ रहे थे वहां से नहीं आ सकते, अब आपको थोड़ा लंबा रास्ता डाइवर्सन लेके आना पड़ेगा। ये डाइवर्सन बहुत बड़ा, इसके लिए इस वजह से हमारे तेल की लागतें बढ़ेगी ही, बढ़ चुकी है लागत। अब उस लागत के कारण जो तेल की कंपनियां अभी सरकार के मार्गदर्शन में चलती हैं वो नहीं बढ़ा रही हैं। जब सरकार कहेगी तो उनको छूट देगी तो बढ़ाएंगे, लेकिन जब एक बार लागत बढ़ गई है, जब चीन और अमेरिका में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, तो भारत में भी ये देर सवेर बढ़ेगा। जैसा कहा जा रहा है कि भंडार है 60 दिन का है, 72 दिन का है। पेट्रोल और डीजल इस प्रकार से जो हमारे पास अभी तक स्टॉक है उसके सहारे अर्थव्यवस्था नहीं चलती। ये करंट होता है, फ्लो होता है। आपके घर के पानी का टंकी में जो नल में पानी आता है, वो पानी एक बार भर लिया उससे नहीं कटता। आपको करंट पानी का लगातार फ्लो चाहिए, आते रहना चाहिए। ये जरूरी है, एक जैसे जीवन रक्षक दवाएं होती हैं उस तरह से पेट्रोल और डीजल एक एसेंशियल आइटम है जिनका करंट सप्लाई होना चाहिए, कंटिन्यूअस सप्लाई, लगातार सप्लाई होनी चाहिए। अब ये जो विपक्ष का कहना है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेप है एक्साइज ड्यूटी रोकने का और सरकार अपनी जेब से कुछ तो दे नहीं रही है, तो ये सही बात है कि सरकार अपनी जेब से तो कभी कुछ देती है ना, तो सरकार कुछ कमाती है ना अपनी जेब से कुछ खर्च करती है। वो तो पब्लिक का पैसा लेके ही पब्लिक पर खर्च करेगी। मगर ये टाइमिंग, चूंकि इलेक्शन होने वाले हैं इसलिए टाइमिंग जो दिया गया है टैक्स कट का,
डेफिनेटली वो सरकार को सूट करने वाले हैं। तो लोकतंत्र है, सरकारों को चुनाव जीतने होते हैं, वो तो जो भी फैसला लेंगी वो चुनाव में जीतने बड़ी बात के आपने लिए यहाँ पर लेंगे। कह दी कोई कि जो political फैसला party- लेंगे चुनावों को जीतने के लिए लेंगे। कोई राजलक्ष्मी जी। पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में हारने वाले डिसीजन तो नहीं लेती है, इसलिए बिल्कुल। इस प्रकार के आरोप लगाने का बहुत अर्थ नहीं होता। वो तो हर हाल में वही करेंगे। तो अब स्थिति यह है कि सरकार क्या कर सकती है, इस पर हम लोग सोचें, या हम लोग क्या कर सकते हैं या सरकार क्या कर सकती है। सरकार जो अभी कर किया है, उन्होंने एक्साइज ड्यूटी में कट किया है, ये बिल्कुल सही किया है, उनको यही करना चाहिए था। इस अब परिस्थितियां यही डिमांड करती हैं। जो वो कोशिश कर रहे हैं कि सभी इजराइल से, ईरान से, हर किसी से, अमेरिका से, हर किसी से अच्छा संबंध रखे, ये भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ईरान से जो भी रियायत ले पा रहे हैं, हमारी 2 टैंक भी आ गई, बहुत बहुत अच्छी बात है, और बाकी और भी कुछ ले आए तो और भी अच्छी बात होगी। लेकिन ये युद्ध, इस युद्ध ने, ये गलत है कि हम तेल अपने डीजल और तेल के रिक्वायरमेंट के लिए अभी आत्मनिर्भर हैं या फ्यूचर में हो जाएंगे। अभी जैसा कि मैं सुन रही थी, तकनीकी कारणों से मैं आप ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, लेकिन मुझे सुनाई दे रहा था, ऐसा नहीं है कि हम अपनी कैपेसिटी के बराबर, जितनी हमें जरूरत है उतना हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं या हम सोलर एनर्जी पैदा करते। दूसरे जो भी वैकल्पिक तरीके हैं, उन सबों को मिलाकर भी हम 60% भी से कम 60% ऊर्जा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। ऊर्जा उत्पादन करने के संयंत्र या उनके तरीके ऐसे नहीं होते कि आप कुछ दिनों के अंदर ऊर्जा उत्पादन कर लेंगे। हमने सोच लिया कि अब हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे और हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने लगेंगे। वो एक प्रोजेक्ट को, उसका गेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है। गेस्टेशन पीरियड मतलब हम आज फैक्ट्री लगाना शुरू करेंगे या जो प्लांट लगाना शुरू करेंगे, तो जो प्रोडक्शन आएगा उसके बीच एक बहुत लंबा गैप होता है। इसलिए हम नहीं कह सकते कि हम चाहते हैं ऐसा करना इसलिए हम कर लेंगे। इसकी तैयारी बहुत लंबी होती है, और अनफॉर्चुनेटली ये सबसे बड़ा सच ये है कि डीजल और पेट्रोल ये जो निकलते हैं जमीन के अंदर से, इनका पूरा विकल्प नहीं है। जितनी बड़ी हमारी आबादी है, 140 करोड़ आबादी का, हम कितनी भी कोशिश कर ले तो हम पूरी तौर पे आत्मनिर्भर कोई भी देश नहीं हो सकता है कभी भी। फिर तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, इंटरनेशनल ट्रेड का सारा कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जब से इकोनॉमी शुरू हुई है, सिविलाइजेशन शुरू हुआ है, ट्रेड होते रहे। एक देश की दूसरे देश पर कोई भी देश पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। लेकिन इसके साथ ही एक और चीज राजलक्ष्मी जी, पहले एक और चीज मैं आपसे समझूंगी, फिर हम तपोषपाल जी के पास जाएंगे। अब ये जो एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, इससे राजस्व का कितना नुकसान सरकार को उठाना पड़ेगा, और अगर आपको क्या लगता है कि एक तरफ से सरकार को अगर राजस्व का नुकसान उठाना पड़ेगा तो कहीं ये ना हो कि इसकी जो भरपाई हो वो दूसरे तरीके से हो, यानी कि किसी और चीज में टैक्स जो है वो बढ़ा दिया जाए, और इधर से जनता की जेब ढीली की गई, राहत दी गई, तो उधर से जनता की जेब पर बोझ बढ़ा दिया गया। कहीं ये ना हो कि कान इधर से खींचो उधर से खींचो, बात तो एक ही है, जनता ही आफत में है। आपकी बात बिल्कुल सही है, यही होगा। सरकार को राजस्व का 7,000 करोड़ के लगभग नुकसान होगा, और ये इस नुकसान की भरपाई सरकार बिल्कुल जनता की जेब से ही करेगी। सरकार के पास और दूसरी तरह से भरपाई करने का कोई साधन नहीं है, इसलिए वो जनता की जेब से ही करेगी, उन पर ही बोझ डालेगी, या फिर वो जनता की भलाई के लिए, विकास के लिए जो खर्च कर रही है उसमें कटौती करेगी। हर हाल में इसका नुकसान जनता को ही होना है। तो देखिए, सरकार की कार्य को ऐसा है, ये पब्लिक फाइनेंस या राजस्व का ऐसा है कि सरकार अपनी जेब से कभी कुछ नहीं करती, वो पब्लिक से ही लेके ही पब्लिक के लिए खर्च करती है। आज अगर टैक्स कम किया है तो किसी न किसी तरह से उसको पब्लिक से ही वसूलना है। लेकिन ये जो है कि किस पब्लिक से लिया और किसको राहत दी, कब लिया और कब राहत दिया, यह निर्णय करना सरकार के अधिकार में होता है। सरकारें इसीलिए होती हैं कि वो सही समय पे ये डिसीजन ले कि किसको राहत देना है और किस पर बोझ डालना। इसी से एक बराबरी आती है और विकास होता रहता है। ये निर्णय इन्होंने अभी जो लिया है सरकार ने, टैक्स कट
का, एक्साइज कट का। हाँ। ये बिल्कुल सही है, टाइमली है। जो वो नहीं किया उन्होंने इसके साथ, वो ये है कि उनको जनता को, पब्लिक को, हर किसी ऑपोजिशन को विश्वास में लेना चाहिए था, बताना चाहिए कि संकट है। इस भाषा में बात ना करें कि हमारे पास अभी है 60 दिन के लिए आपके पास टैक्स है, आपके पास तेल है, तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, ये इनफ नहीं है। 60 दिन कब गुजर जाएंगे पता नहीं चलेगा, और ये युद्ध कितना लंबा चलेगा ये भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तपोष पाल जी, आपने सारी बातें अच्छी तरीके से, एक्सक्यूज मी, हाँ जी, चाहे युद्ध 2 दिन में रुक जाए, चाहे युद्ध कल भी रुक जाए, जितना तेल का नुकसान हो गया वो हो गया। हाँ। और ऐसा नहीं है कि कल अगर स्थितियां नॉर्मल हो जाएंगी तो अभी हम जितना बैरल तेल ला रहे थे हम उसे दुगना लाने लगेंगे। ये जो इतने दिनों में हमारी जो कमी हो गई उसकी भरपाई नहीं हो सकती है, क्योंकि अब आप अचानक वो जो उत्पादक देश हैं वो क्षमता से ज्यादा उत्पादन करके हमें ज्यादा तेल नहीं दे सकते, ना हम ज्यादा खरीद सकते। तो ये हर दिन का है कि आज आपने जो नहीं लिया, नहीं आ पाया अब इस पॉइंट को सोचते हुए सरकार को आगे की रणनीति अख्तियार करनी होगी। तपोष पाल जी, क्या भविष्य के लिए सरकार ने कमर कस ली है? क्या भविष्य के लिए सरकार तैयार है? अभी आपने एक्साइज ड्यूटी घटा दी है, चलिए आपने एक, आप कहते हैं कि चुनावों को देखते हुए कुछ भी नहीं है, लेकिन सवाल उठेंगे कि चुनावों को देखते हुए जरूर ये है। क्यों? क्योंकि आपने एक्साइज ड्यूटी घटाई, लेकिन जो राजस्व का नुकसान होगा उसकी भरपाई जनता से किसी और रूप में आप कर लेंगे, बात तो वही पड़ेगी। दूसरा ये कि आगे की रणनीति सरकार किस तरीके से अख्तियार कर रही है, क्या आगे के लिए सरकार तैयार है? क्योंकि इस समस्या का समाधान अभी तो होने वाला नहीं है। देखिए, ये जो फैसला लिया गया है इसके पीछे 3 बड़े ऑब्जेक्टिव हैं। एक है इन्फ्लेशन कंट्रोल, महंगाई को रोकना, दूसरा है पब्लिक एंगर को अवॉइड करना, तीसरा है एनर्जी क्राइसिस को मैनेज करना। और इन सब के लिए आपको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले जो प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा था कि पहले हम 27 देशों से आयात करते थे, अब ये 41 देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब 41 देश हमें ये एनर्जी जो हमारे सोर्सेस हैं वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। अब एक चीज़ और बता दूं, जो कच्चे तेल का भंडार है वो जब यूपीए की गवर्नमेंट हुआ करती थी उस समय हमारे पास स्टोर करने की क्षमता नहीं थी। जैसे कि एलपीजी के केस में देखिए, आप इसको स्टोर नहीं कर सकते, उसी तरीके से वो एज एन फ्लो पे चलेगा, आएगा यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर आएगा फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो साइकिल पे चलता है। लेकिन जी कुछ टेक्निकल एरर है, तपोष पाल जी से हमारा संपर्क टूट गया है। जल्द ही तपोष पाल जी से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। तब तक हम आपको ये तमाम जो डिटेल्स हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। साथ ही राम पांडे जी भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। राम पांडे जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। राम पांडे जी, तपोष पाल जी से संपर्क साधने की दोबारा से कोशिश हो रही है, जाहिर सी बात है कुछ टेक्निकल एरर है जिसकी वजह से उनसे संपर्क टूट गया। लेकिन ये एक ऐसा वक्त है जब सबको साथ मिलकर चलना होगा। जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि कोरोना जैसी स्थिति से निपटने के लिए हमें तैयार रहना होगा, ये परीक्षा की घड़ी है, संकट की घड़ी है, तो क्या विपक्ष यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की ही भूमिका निभाएगा कि इसे सवाल उठाता रहे, या फिर सुझाव देते हुए सरकार के साथ कदम ताल मिलाकर देश की जनता की सेवा करेगा? प्रधानमंत्री हमेशा धोखा देते हैं और झूठ बोलते हैं, और अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं उस बारे में आपको मैं बता दूं कि जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें 1% की भी कमी नहीं की गई है। कांग्रेस के जमाने में डीजल पर 3-3.5% लगती थी, भारतीय जनता पार्टी ने 2015 से उसको 33% कर दिया। इनका 33% से भी पेट नहीं भरा, इन्होंने एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 10% और लगा दी 2017-18 में, जो ना जनता को पता ना हमें किसी को पता। जब 10% एक्स्ट्रा एडिशनल स्पेशल ड्यूटी लगा दी और तेल कंपनियों से ये 10% पैसा एक्स्ट्रा ले रहे थे, वो ना हमें बताया ना जनता को बताया। और उसके अलावा रोड टैक्स के नाम पर सेस ले रहे थे। भाई हम टोल टैक्स देते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तब टैक्स देते हैं, लाइफ टाइम टैक्स देते हैं, इसमें भी मोदी सरकार ने टैक्स डाल दिया। तो जो जनता को नहीं पता था, हमें नहीं पता था, 10% इन्होंने एडिशनल स्पेशल के नाम से चोरी से जो कंपनियों से ले रहे थे उस 10% को इन्होंने घटाया है। और पैसा सरकार का किसके पास गया? सरकार के पास ही तो गया ना, वो भी तो सरकारी संपत्तियां हैं, अभी बिकी नहीं है, अभी सरकार के पास है। आगे हो सकता है कि अदानी अंबानी को बिक जाए। अब ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पहले हम
27 देश 37 या 27 देशों से लेते थे, अब हम ज्यादा देशों से ले लें। भैया जब 40% हम रसिया से लेते थे, अभी राजनीतिक विश्लेषक मगेन चौधरी जी ने भी बताया, और सस्ता देता था रसिया, हमने 40 से 18% क्यों कर दिया? वो हमारा दोस्त है, सस्ता दे रहा है, और हम महंगा खरीदने के लिए कहां जा रहे हैं? जो 10-11 हजार किलोमीटर दूर अमेरिका है, 10-11 हजार किलोमीटर दूर जो वेनेजुएला है, जहां से हम 5-10-15 दिन में लेकर आ जाते थे, वो उसको छोड़कर जहां से अब 1.5-2 महीने में आएगा, वहां से लेकर आएंगे 2 लाख करोड़ रुपए का, 2 लाख करोड़ रुपए का प्रति वर्ष का हमको नुकसान हो रहा है, जो हमारे कई प्रदेशों के बजट से ज्यादा का पैसा है। और हम कह रहे हैं कि हमने ये सस्ता कर दिया, दूरी बढ़ा दी, ट्रांसपोर्ट बढ़ा दिया, महंगा बढ़ा दिया। तीसरी बात मैं बता दूं, पेट्रोल डीजल गैस की कमी कुछ दिन कुछ महीने के लिए हो सकती है, परमानेंट कभी नहीं होगी, क्योंकि हम आयात कर रहे हैं, 140 करोड़ लोग हैं, उनको बेचना है। जो लोग बेच रहे हैं उनका बेचने से ही पेट भर रहा है। देश वो होता है जो निर्यात ज्यादा करता है, देश वो नहीं होता है जो आयात ज्यादा कर रहा है। हम देखिए ना, 90% तक आयात कर रहे हैं। हम रिसर्च कर सकते हैं, हम एक्सकेवेशन कर सकते हैं, हम खुदाई कर सकते हैं। कांग्रेस सरकार में भी तो पेट्रोल डीजल और गैस जमीन से निकाला था, उसके बाद 1% भी क्यों नहीं निकाला? कांग्रेस सरकार ने सारी रिफाइनरीज बनाई थी, उसके बाद कोई रिफाइनरी क्यों नहीं बनी है? जितने भी प्लांट्स हैं, हम हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, कोल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, सारे कांग्रेस सरकार में बने। ठीक है, कांग्रेस के कार्यकाल की जो चीजें हैं उतनी ही चल रही हैं, बाकी हमारा देश पूरी तरीके से आयात निर्भर देश हो चुका है, और ये जो गहरी खाई है इसको भरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तपोष पाल जी जवाब दीजिए जो राम पंडित जी कह रहे हैं। देखिए, इन्होंने अभी अभी बता दिया कि हम रशिया से तेल नहीं ले रहे, अमेरिका से ले रहे हैं, इनके पास डेटा है। देखिए, हम पहले भी रशिया से ले रहे थे, अभी भी रशिया से ले रहे हैं। ये क्या करते थे वो मैं बता रहा हूँ, ये और एक चीज और बता दूं, ईरान से हम लेते थे और रुपए में लेते थे। ईरान कभी जो है डॉलर में डील नहीं करेगा, उसने जो है कसम खा के रखी है कि मतलब हम अमेरिका के अगेंस्ट में चलेंगे। और उस समय इनके पास हिम्मत नहीं थी कि ईरान के पास चले जाए, इनके पास हिम्मत नहीं थी कि इजराइल चले जाए, ये डरते थे क्योंकि इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। हम गए, हम खुले तौर पे गए, बिंदास पहुंचे और रुपीज में खरीदा। ये कहां से तेल लेते थे मैं बताता हूँ, ये लेते थे सऊदी से, और किस में डील करते थे? डॉलर में डील करते थे। तो इससे भारत को बहुत नुकसान हुआ। तो भारत 11वें पोजीशन पे था। भाई भारत इसीलिए 11वें पोजीशन पे था ना, क्योंकि इनकी नीतियां गलत थी, उल्टे चलते थे। अरे इंदिरा गांधी जी के समय से खरीदारी हो रही है ईरान से रुपए में। हमने क्या किया? हमने थोड़ा सा तो ज्ञान बढ़ाइए। इंदिरा गांधी जी की सरकार ने डिसीजन लिया था, पैसा यूको बैंक में जमा होगा। विरोधी थे। इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय से ही पैसा रुपया यूको बैंक में जमा होता है। जो है एक गुडविल पार्टी है जो कि वोट बैंक के आधार पर सारी चीजों को ताक पे रख देती है। नेशनल इंटरेस्ट को अगर किसी ने डील किया है तो वो बदले ईरान हमसे अन्य प्रोडक्ट लेगा। ऐसा लेके ये इंदिरा गांधी जी की नीति थी। उसके बाद तो राजीव गांधी आ गए, नरसिम्हा राव जी आ गए, अटल जी आ गए, मनमोहन सिंह जी आ गए। ये 50 साल पहले का हमारा ईरान के साथ एग्रीमेंट था, जिसे आज का आप बता रहे हैं। पैसा जमा करके आए थे, और स्विस बैंक में जो इनके कांग्रेसियों के पैसा जमा थे, ये हमने नहीं बताया, ये स्विस बैंक ने बताया है। और आज तक जो है ये उस पे जो है झूठ बोलते रहे हैं। घोटाले अगर नाक रगड़ के माफी मांगो, अभी तक 1 रुपया नहीं ला पाए हो। किया है, और नाक रगड़ के जमीन पर नाक रगड़ के माफी मांगो, 1 रुपया भी नहीं ला पाए हो। फॉरेन 1 रुपया भी नहीं ला पाए हो, बल्कि काला धन स्विस बैंक में बढ़ गया है। विदेश में मार खा के लौटे हैं। आप बताइए, कोई राजीव गांधी मार खा के लौटा है विदेशों से, और ये इनकी फॉरेन नीति थी। और ये बताते कि हमारी फॉरेन नीति बहुत है। अरे भाई, मार खा के लौटा है तुम्हारा प्रधानमंत्री ने क्या किया? ठीक है, बहसबाजी से कुछ भी नहीं होगा। ये वक्त ऐसा है जो मिलकर एक रणनीति अख्तियार करनी होगी, और ये उम्मीद है कि जब पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो तो ऐसे मुद्दों पर अभी तो फिलहाल कम से कम बहस ना करे। ठीक है, रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। मृगेंद्र चौधरी के पास भी चलते
करते हैं। ठीक है, दोनों रुक जाइए। मृगेंद्र चौधरी के पास भी चलते हैं। मृगेंद्र चौधरी जी, जब हम चुनावी समय की बात करते हैं, क्योंकि इसको सियासत से जोड़कर भी देखा जा रहा है, चुनावी समय से भी इस फैसले को जोड़कर देखा जा रहा है, तो क्या वोटर्स के सेंटिमेंट्स वाकई में इस तरह के फैसलों से प्रभावित होते हैं? इतिहास क्या बताता है? क्या पहले भी इस तरह की चीजों से वोटर के सेंटिमेंट्स प्रभावित हुए हैं? सरकार के हक में इस तरह के फैसले गए हैं या वोट्स गए हैं इन फैसलों की वजह से? देखिए, ऐसा है, आप सबसे बड़ी बात यहाँ पे नोटिस करने की ये है कि भाई थोड़ी सी इन्फ्लेशन होगा, वो तो डेफिनेट है, क्योंकि वर्ल्ड का जो शॉक है वो इंडिया में भी आएगा। ठीक है, हम कितना उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं ये डिपेंड करेगा। बट अगर एक हफ्ते के लिए आप सिलेंडर की सप्लाई और ऑयल की सप्लाई बंद कर दीजिए, उसका रिजल्ट देखिए कि कितना केओस होगा इंडिया के अंदर। जो स्टेट में इलेक्शन है उनको तो छोड़ दीजिए आप, जहां भी इलेक्शन नहीं भी है ना वहां पर भी हाहाकार मचे। क्योंकि दिक्कत क्या है, आज के टाइम में एलपीजी जो है और साथ में ऑयल के ऊपर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं या कुछ हाउस होल्ड में भी जरूरत रहती है कि जिसके ऊपर आपकी सर्वाइवल डिपेंड करती है। जिन चीजों पर आपकी बेसिक मिनिमम नीड्स डिपेंड करें या आपकी सर्वाइवल जिसके ऊपर डिपेंड करे, उसकी सप्लाई किसी भी हालत में बंद नहीं होनी चाहिए। अगर वो हो जाता है तो इसका बहुत बुरा इफेक्ट जो है, क्योंकि कॉमन आदमी को ये नहीं पता है कि भाई सरकार कहाँ से इंतजाम कर रही है। उसको तो ये है कि सरकार इंतजाम करे, किसी भी तरीके से करे, वो मतलब नहीं है। ठीक है ना, वो इस बात को नहीं जानते हैं। तो अगर सरकार इस चीज को मैनेज ना कर पाई तो कहीं ना कहीं इसका जो है उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा डेफिनेटली। और कहीं अगर ऑयल प्राइस का जो राइज भी होता है ना, उसका भी कुछ ना कुछ इफेक्ट जो है सरकार की परफॉर्मेंस पे जाता है, क्योंकि जनता को इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं होता है। जनता ही नहीं जानती कि किस प्रकार से टैक्स से जो है रेवेन्यू जनरेट होता है। वैसे तो आप देखिए 2009 में वर्ल्ड रिसेशन भी आया था। रिसेशन आने के बावजूद जो है पूरे जो वर्ल्ड की इकोनॉमी एक बार फिर से स्लप कर गई थी। बाद में इकोनॉमिक साइकिल्स क्या होते हैं, कई बार डाउन आता है तो कुछ ना कुछ आप मेजर लेते हैं, आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, कुछ और काम करते हैं जिससे जो है वो दोबारा से जो है कंजम्पशन, पहले तो जो है प्रोडक्शन होता है, फिर कंजम्पशन बढ़ती है और टाइम के साथ जो है वो जो ग्रोथ साइकिल है वो दोबारा से रिटेन हो जाता है। तो मेन जो कंसर्न सरकार का है वो है कि भाई सप्लाई किसी भी कीमत पे बंद नहीं होनी चाहिए। वो तो बिल्कुल ही होनी चाहिए, चाहे आपके इलेक्शन वाले स्टेट हैं चाहे नॉन इलेक्शन वाले स्टेट हैं, दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है ना कदम ले रही है। और इसका जैसे कि हमने बोला था कि हाइड्रो पावर, भाई हाइड्रो पावर का तो 5 से 10 साल लग जाते हैं उसको खड़ा करने में। डैम बनाना कोई खाला जी का बड़ा नहीं है। रही बात आपके पास इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी नहीं है आज के टाइम में, ना आप इतना इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो सोलर पावर का भी हमारे पास कोई सिनेरियो नहीं है। तो इस सिचुएशन से गवर्नमेंट को एक ये तो समझ में आया कि जो इमीडिएट सोल्यूशन है वो केवल और केवल सोर्स डाइवर्सिफिकेशन और रूट का जो डाइवर्सिफिकेशन है वही होगा। और सरकार किसी भी कीमत पर अफोर्ड नहीं कर सकती है कि तेल की सप्लाई बंद हो जाए। जनता को उनको तेल सप्लाई करना पड़ेगा, वो भी मिनिमम अमाउंट पे, जो इन्फ्लेशन ना बढ़े, वरना इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। डेफिनेटली सरकार को इसका नुकसान उठाना पड़ जाएगा सभी जो है इलेक्शन वाले स्टेट के अंदर। ओके, तपस्पाल जी कुछ कहना चाहते हैं? फाइनल कमेंट्स तपस्पाल जी, फिर कार्यक्रम को यहाँ विराम दिया जाएगा। फाइनल कमेंट्स। मैं एक चीज बता दूं, ये प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि देखिए 20% जो एथेनॉल ब्लेंडिंग हमने किया उससे हमने इसके जो खपत है उसको रोका है। ईवीज हमने इंट्रोड्यूस किए थे, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। और हमारा जो इस समय इलेक्ट्रिसिटी का मेन प्रोडक्शन है वो कोल से होता है। एनटीपीसी से लेके सारे चीज़ें वो कोल से होती है और कोल का हमारे पास बहुत बड़ा रिजर्व है और उसका आयात कर चुकी है, उसको लेके जो है प्रधानमंत्री जी बयान दे चुके हैं। इसके अलावा आप देखिए रशिया के जो एफएम है उन्होंने ये कहा है कि अ कंट्री हैज अ इन्फ्लुएंस एज इंडिया कैन सर्टेनली प्ले अ की रोल इन डी एस्केलेशन द इजराइल ईरान वॉर। ये रशिया के एफएम बता रहे हैं। उसके बाद वन फोन कॉल फ्रॉम पीएम मोदी टू इजराइल एंड ईरान कैन एंड द वॉर। ये यूएई के एनवॉय हसन हुसैनी बता रहे हैं मिर्जा। और फिनलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर स्टब, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया कुड ब्रोकर द ईरान यूएस सीज फायर। और रिटायर्ड यूएस कर्नल डोगलस ये कह रहे हैं कि स्टेटमेंट्स यहाँ लेकर आए हैं
ठीक है, कुल मिलाकर आप प्रधानमंत्री की वाहवाही कर रहे हैं और सबके स्टेटमेंट्स यहाँ गिनाने के लिए लेकर आए हैं। लास्ट 40 सेकंड्स फटाफट से राम पांडे जी कुछ अगर कहना चाहते हैं वो भी कहना चाह रहे हैं। ठीक है, लास्ट 40 सेकंड्स प्लीज। जी, दुनिया के युद्ध बंद करा सकते हैं, लेकिन स्वयं ने कहा था कि 35 रुपए में पेट्रोल डीजल दूंगा, उसको नहीं करा सकते हैं। स्वयं ने कहा था 1 नेशन 1 टैक्स, वो नहीं कर सकते हैं। जो ट्रम्प कह रहा है वो कर रहे हैं। ट्रम्प ने कहा रसिया से खरीदो, खरीदेंगे। रसिया से मत खरीदो, नहीं खरीदेंगे। मैं नजर रख रहा हूं, अब मत खरीदो, नहीं खरीदेंगे। अब चले जाओ, अब चले जाएंगे। क्या हाल बना रखा है कि एक दूसरा राष्ट्र हमारे राष्ट्र के निर्णय ले रहा है। ये हर बात को ट्रम्प से पूछा जा रहा है। तो जो हमारे देश में जो आप कर सकते हैं वो तो कर दो। डॉलर को 1 रुपए के बराबर कहा था, 94-95 पर जा रहा है, और ये कहा था इससे देश की गर्मा गिरती है। तो मोदी जी की तो गर्मा लेकिन जवाब अभी नहीं है और देश इस वक्त एक बड़े संकट से जूझ रहा है, जो कि देखा भी जा सकता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी सदन में कहा। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो टेल, टैक्स और ट्रस्ट तीनों पर बहस तेज हो चुकी है और ये बहस का अंत कहां होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल आप सभी हमारे साथ जुड़े, उसके लिए धन्यवाद।